सोचिए एक ऐसी जगह की जहां नक्शे पर तो सीमा रेखाएं खींची हैं, लेकिन जमीन पर कोई स्थिरता नहीं, जहां हर सुबह सूरज के साथ भूगोल बदल जाता है, जहां हवा खुद एक वास्तुकार है और रेत उसकी चलती फिरती इमारत। ये है तकलामकान, एशिया का वह रेगिस्तान जिसे सदियों तक कारवां पार करने से डरते थे, जहां रास्ता पूछने के लिए कोई पेड़ नहीं, दिशा पहचानने के लिए कोई पहाड़ नहीं और बचने के लिए कोई छांव नहीं। दिन में जमीन इतनी तपती है कि जूते पिघलने लगे और रात में वही धरती हड्डियां जमा दे, मानो प्रकृति यहाँ संतुलन नहीं बल्कि चरम सीमाओं का प्रयोग करती हो। ऐसे निर्मम विस्तार के बीच जब स्टील की चमकती पटरियां क्षितिज को काटती हुई नजर आती हैं, तो वह दृश्य सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं बल्कि इरादे की घोषणा लगता है। यह संदेश कि इंसान ने रेत के इस साम्राज्य को चुनौती दी है, लेकिन यह चुनौती रोमांच के लिए नहीं थी। इसके पीछे गणित था, संसाधनों का गणित, रणनीति का गणित और भविष्य की तकनीक का गणित। तकलामकान के नीचे दबे हैं ऊर्जा और खनिजों के ऐसे भंडार जो 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था की धड़कन है। तेल, गैस, कोयला और सबसे अहम रेयर अर्थ एलिमेंट जिनके बिना न स्मार्टफोन बनते, न फाइटर जेट्स के सेंसर काम करते, न इलेक्ट्रिक कारें दौड़ती। इसलिए जब चीन ने इस रेगिस्तान को रेल नेटवर्क से घेरने की योजना बनाई, तो यह केवल परिवहन परियोजना नहीं थी, यह सप्लाई चेन को सुरक्षित करने की दीर्घकालिक रणनीति थी। लगभग 3700 किलोमीटर लंबा यह डेजर्ट लूप एक गोलाकार कवच की तरह है जो रेगिस्तान को बांधता है, उसके भीतर छिपे संसाधनों को सीधे औद्योगिक शहरों और बंदरगाहों से जोड़ता है और इस तरह भूगोल को अर्थव्यवस्था में बदल देता है। पर कागज पर खींची गई रेखा को जमीन पर उतारना सबसे कठिन था, क्योंकि यहाँ जमीन स्थिर नहीं, जीवित है, हर पल खिसकती, हर झोंके के साथ उड़ती। इंजीनियरों के सामने पहला प्रश्न था, हम रेत पर भरोसा कैसे करें? और उत्तर आया, हम रेत पर नहीं, उसके नीचे भरोसा करेंगे। निर्माण की शुरुआत में विशाल बुलडोजरों ने टीलों को काटकर अस्थायी समतल बनाया, लेकिन यह केवल सतह थी। असली काम था उस डीली परत को नियंत्रित करना जो किसी भी संरचना को निगल सकती थी। यहाँ एक अनोखी तकनीक अपनाई गई, रेत को नियंत्रित नमी देकर उसके कणों के बीच बंधन पैदा करना, पानी की बारीक फुहारों से उसे इस हद तक गीला करना कि वह एकजुट हो जाए पर कीचड़ न बने। यह काम अनुमान से नहीं, सटीक माप से हुआ। हर सेक्शन में नमी का स्तर तय, हर परत को भारी रोलर से दबाकर उसकी हवा निकाली गई, उसे अस्थायी रूप से ठोस बनाया गया। लेकिन यह केवल मंच तैयार करना था। आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय हिंद लिखना न भूलें। स्थायित्व के लिए इंजीनियरों ने दर्जनों फीट नीचे तक ड्रिलिंग कर मजबूत धरातल खोजा और वहां रीइंफोर्स्ड कंक्रीट के पाइल्स गाड़ दिए, जैसे रेगिस्तान की छाती में जड़ें रोपी जा रही हों। हजारों पिलर्स की यह श्रृंखला भविष्य की पटरियों का कंकाल बनी और निर्णय लिया गया कि जहां संभव हो ट्रैक को जमीन से ऊपर उठाया जाए ताकि हवा दुश्मन नहीं सहयोगी बन जाए। एलिवेटेड वायडक्ट्स का यही दर्शन था। तेज हवाएं जब रेत को उड़ाएं तो वह पटरियों के नीचे से गुजर जाए, उन पर जमा न हो। यह डिजाइन केवल संरचनात्मक समाधान नहीं बल्कि प्रकृति के व्यवहार की समझ पर आधारित रणनीति थी। निर्माण के दौरान तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता, मशीनें तपती, मजदूरों के लिए हर दिन एक परीक्षा बनता। फिर भी काम रुका नहीं, क्योंकि परियोजना केवल स्थानीय कनेक्टिविटी का सवाल नहीं थी, यह उस बड़े विजन का हिस्सा थी जिसमें पश्चिमी चीन के दूरस्थ इलाकों को राष्ट्रीय और वैश्विक नेटवर्क से जोड़ना था। इस पूरे क्षेत्र में डिजिटल निगरानी की व्यवस्था की गई। सोलर पावर्ड सेंसर, कैमरे और रियल टाइम डेटा सिस्टम जो हवा की गति, रेत के जमाव और संरचना की कंपन तक रिकॉर्ड करते हैं। मजदूरों के लिए हर दिन एक परीक्षा बनता। फिर भी काम रुका नहीं, क्योंकि परियोजना केवल स्थानीय कनेक्टिविटी का सवाल नहीं थी, यह उस बड़े विजन का हिस्सा थी जिसमें पश्चिमी चीन के दूरस्थ इलाकों को राष्ट्रीय और वैश्विक नेटवर्क से जोड़ना था। इस पूरे क्षेत्र में डिजिटल निगरानी की व्यवस्था की गई। सोलर पावर्ड सेंसर, कैमरे और रियल टाइम डेटा सिस्टम जो हवा की गति, रेत के जमाव और संरचना की कंपन तक रिकॉर्ड करते हैं, को पार नहीं करती, उन्हें पुनर्परिभाषित करती है। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली जटिलता ट्रैक टेक्नोलॉजी, पर्यावरणीय संतुलन और दीर्घकालिक रखरखाव की रणनीति में छिपी है। और यही वे पहलू हैं जो इस परियोजना को साधारण रेलवे से अलग एक वैश्विक केस स्टडी बनाते हैं। अब सवाल उठता है कि जब जमीन ही भरोसे लायक नहीं थी तो पटरियों को स्थिर कैसे रखा गया? और यहीं से इस प्रोजेक्ट का सबसे दिलचस्प तकनीकी अध्याय शुरू होता है, क्योंकि पारंपरिक रेलवे सिस्टम जिसे दुनिया के ज्यादातर देशों में इस्तेमाल किया जाता है, बेलास्ट ट्रैक पर आधारित होता है, यानी पटरियों के नीचे पत्थरों की मोटी परत बिछाई जाती है जो ट्रेन का वजन संतुलित करती है और पानी की निकासी में मदद करती है। लेकिन तकलामकान जैसे रेगिस्तान में यही पत्थर सबसे कमजोर कड़ी बन सकते थे। तेज हवाएं रेत को उड़ा उड़ाकर बेलास्ट के बीच भर देती, पत्थरों की स्थिति बिगड़ती, ट्रैक असंतुलित होता और बार बार टैंपिंग यानी मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती, जो इतने दूर दराज और कठोर इलाके में बेहद महंगा और मुश्किल काम होता। इसलिए यहाँ अपनाया गया स्लैब ट्रैक सिस्टम, एक ऐसा डिजाइन जिसमें पटरियां सीधे एक सॉलिड कंक्रीट स्लैब पर फिक्स की जाती हैं
बिना किसी डीले पत्थरों के, जिससे पूरी संरचना एक मोनोलिथिक यूनिट की तरह व्यवहार करती है। कम वाइब्रेशन, कम मेंटेनेंस और ज्यादा स्थायित्व के साथ यही तकनीक खासतौर पर हाई स्पीड रेलवे में इस्तेमाल होती है, क्योंकि इसमें जियोमेट्रिक स्थिरता ज्यादा होती और तकलामकान में इसे इसलिए चुना गया ताकि रेत के लगातार बदलते व्यवहार का असर ट्रैक की अलाइनमेंट पर न पड़े। लेकिन स्लैब ट्रैक लगाना भी आसान नहीं था। इसके लिए बेहद सटीक लेवलिंग, थर्मल एक्सपेंशन का हिसाब और कंक्रीट की ऐसी रचना जरूरी थी जो दिन और रात के 60-70 डिग्री सेल्सियस के अंतर को सह सके। इसलिए विशेष केमिकल एडिटिव्स और फाइबर रीइंफोर्समेंट का उपयोग किया गया ताकि क्रैकिंग कम हो और दीर्घकालिक मजबूती बनी रहे। इसके साथ साथ एलिवेटेड वायाडक्ट्स का विशाल नेटवर्क बनाया गया, जो केवल रेत से बचाव का तरीका नहीं बल्कि एरोडायनामिक समाधान भी है। जब तेज हवाएं चलती हैं तो वे पुलों के नीचे से गुजरती हुई रेत को आगे ले जाती हैं, पटरियों पर जमाव कम करती हैं और संरचना पर दबाव घटाती है। पर इंजीनियरिंग केवल कंक्रीट और स्टील तक सीमित नहीं रही। इस प्रोजेक्ट की असली दूरदर्शिता उसकी ग्रीन वॉल में छिपी। रेलवे लाइन के दोनों ओर लाखों वर्ग मीटर में घास के ग्रिड्स बिछाए गए और 13 मिलियन से अधिक पेड़ लगाए गए, जिनमें सक्साउल जैसे पौधे शामिल हैं जो गहरी जड़ें जमाकर रेत को स्थिर रखते हैं और कम पानी में जीवित रह सकते हैं। यह हरित अवरोध केवल सौंदर्य या पर्यावरणीय दिखावा नहीं बल्कि एक बायोलॉजिकल डिफेंस सिस्टम है जो हवा की गति तोड़ता है, टीलों की चाल धीमी करता है और धीरे धीरे माइक्रो इकोसिस्टम विकसित करता है, जिससे आसपास की मिट्टी में नमी और जैविक सक्रियता बढ़ती है। इस पूरी हरित पट्टी को जीवित रखने के लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाया गया, जो सीमित जल संसाधनों का कुशल उपयोग करता है, और कई जगहों पर सोलर पावर से संचालित पंप लगाए गए ताकि ऊर्जा आपूर्ति भी स्थानीय रूप से सुनिश्चित हो। इसके अलावा पूरी रेलवे लाइन पर IoT सेंसर, फाइबर ऑप्टिक केबल और सोलर पावर्ड कैमरों का नेटवर्क बिछाया गया है, जो ट्रैक की अलाइनमेंट, कंपन, तापमान और रेत के जमाव की लगातार निगरानी करता है और किसी भी असामान्यता की सूचना तुरंत कंट्रोल सेंटर तक पहुंचाता है। यानी यह रेलवे केवल स्थिर संरचना नहीं बल्कि एक स्मार्ट सेल्फ मॉनिटरिंग सिस्टम है। इन सभी उपायों ने मिलकर तकलामकान की चुनौती को केवल परास्त नहीं किया बल्कि उसे नियंत्रित और प्रबंधित करने योग्य बना दिया। और यही कारण है कि यह प्रोजेक्ट अब दुनिया भर के इंजीनियरिंग संस्थानों में केस स्टडी के रूप में देखा जाता है। लेकिन कहानी का अंतिम और सबसे व्यापक आयाम अब भी बाकी है। इस रेलवे का आर्थिक, सामाजिक और भू राजनीतिक प्रभाव, और यह कि आने वाले दशकों में यह परियोजना क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को किस तरह प्रभावित कर सकती है। जब जून 2022 में तकलामकान डेजर्ट रेलवे लूप पूरी तरह चालू हुआ तो यह केवल एक इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना का उद्घाटन नहीं था बल्कि एक बड़े भू आर्थिक संदेश की घोषणा थी, क्योंकि इस रेलवे ने शिनजियांग क्षेत्र के दूरदराज शहरों हॉटन, काशगर, कोरोला और रुओचियांग को एक सर्कुलर नेटवर्क में जोड़कर संसाधनों की आवाजाही को तेज, सस्ता और सुरक्षित बना दी। पहले जिन खनिजों और ऊर्जा संसाधनों को बाहर लाने में हफ्तों लगते थे, अब वे सीधे औद्योगिक केंद्रों और बंदरगाहों तक पहुंच सकते हैं, जिससे सप्लाई चेन की विश्वसनीयता बढ़ती है और आयात पर निर्भरता घटती है। यह परियोजना केवल स्थानीय विकास नहीं बल्कि चीन की व्यापक वेस्टर्न डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बड़े ढांचे में फिट बैठती है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल आनंद एजुकेशन 2.0 को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।